महिलाओं को संभलने की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं को संभलने की आवश्यकता नहीं है। जो उनके प्रति दुर्व्यवहार होते हैं उसके लिए संभलने की आवश्यकता है तो सिर्फ पुरुषों को, क्योंकि स्त्रियां कभी भी कमजोर थी ही नहीं, ना वो हो सकती हैं। कमजोर तो हमेशा से पुरुष ही रहा है। इस वजह से आजकल समाज में जो गंदगी फैली है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के कारण फैली है, सिर्फ पुरुषों के कारण फैली है। उसमें रत्ती मात्र भी संशय नहीं है। हां, तो संभलना महिलाओं को नहीं है और न ही स्त्रियों को संभलना है, वो खुद ब खुद संभल जाएंगी। संभलना पुरुषों को है। अपनी दृष्टि को बचा लो और अपने आप को कमजोर मत करो, तो समाज बैलेंस में आ जाएगा। दरअसल संभलना हमेशा से पुरुषों को रहा है, पर दरअसल उसने हर बार दोष स्त्रियों को दिया है। यह भ्रष्टता है समाज की। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज गुरुवार है और आज पुनः उस कार्यक्रम को ही लेकर के आया हूं जो 14 कुंडलियों के विश्लेषण में से एक ये भी है। नाम है इनका पूजा गायकवाड़। ये हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से। आइए आपको झट से इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। पूजा जी, आप ये ना सोचिएगा कि मैं आपके प्रतिक्रिया को देख नहीं रहा था। प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रतिक्रिया को देखता हूं और प्रत्येक दिन प्रत्येक प्रतिक्रिया का इंतजार भी करता हूं, बल्कि डरता हूं इस बात से कि कुंडली देखने और दिखाने के बाद का क्रम टूट ना जाए। मतलब ऐसा कई बार होता है कि लोग सिर्फ कुंडली दिखाने ही आते हैं या फिर कार्यक्रम में सिर्फ कुंडली ही डालते हैं, कार्यक्रम नहीं देखते। मैं आप लोगों से, सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम रोज दिन देखा करिए और कमेंट भी रोज दिन किया करिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। विक्रम संवत 2059, शक संवत 1925, उत्तरायण में इनका जन्म हुआ है दोपहर के 1:15 पे। मतलब व्यक्ति है बड़ा बलशाली और है बड़ा धार्मिक। प्रेमी होगा क्योंकि दिन में 1:15 बजे के जन्म होने का प्रभाव, उत्तरायण में जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति श्रेष्ठ मति बुद्धि का होगा। और ये इशारा कर रहा है सूर्य यहां पे कि व्यक्ति कभी डरे नहीं, किसी से अपने आप को कमजोर ना समझे, आत्मविश्वास को रेगुलर बना करके रखे और हमेशा सही, शुद्ध और श्रेष्ठ मानसिकता को स्थापित करे। ग्रीष्म ऋतु मतलब व्यक्ति क्रोध को कैसे नियंत्रण में रखना है ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता है गर्वीला, गर्व करेगा, घमंड भी होगा, ईगो भी है, पर उसे दिखाएगा नहीं। कभी दिल की बात को जुबान पे लाने में डर लगता है व्यक्ति को। और एक बात बताऊं, तो अपने मन की बात को मन के अंदर ही रखने के लिए ये जाना जाता है। अब ये गुण कितना तीव्र और गुण कितना कमजोर है ये तो आगे कुंडली में पता चलेगी, पर व्यक्ति है बड़ा यशस्वी, यश का पाने वाला होगा। आगे बढ़ने पे पता चलता है कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। अब यहां पे चंद्रमा थोड़े कमजोर हो रहे हैं। तो चंद्रमा थोड़े कमजोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा हो जाते हैं पापक, और प्रभाव जो होता है वो कहीं ना कहीं उनका थोड़ा मध्यम हो जाता है, ओझल से हो जाते हैं। उनकी रोशनी व्यक्ति के मन पे कम सी पड़ती है और वो जो सूर्य से परावर्तित करके व्यक्ति के ऊपर जो रोशनी डालते हैं वो थोड़े कम होते हैं वो, और इस वजह से व्यक्ति का मन प्रायः अशांत सा होता है और धैर्य व्यक्ति कई बार कम तरीके से रख पाता है। सत्यवादी हो जाता है कई बार, बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं बना पाता है। शुक्रवार के जन्म होने के कारण व्यक्ति सुंदर है, दिव्य नेत्रों को रखने वाला है, कपोल फूले हुए हो सकते हैं और उसके बाद दिव्य होठ को धारण करने वाला है। शुक्रवार के जन्म होने के कारण व्यक्ति के सुंदर होने की प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी, वो ज्यादा है और बेहतर भी है। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के बारे में बात करी। धनिष्ठा नक्षत्र, व्यक्ति ऊर्जा से युक्त होगा क्योंकि मंगल से युक्त है। और उसके बाद व्यक्ति जल्दबाजी है, आश्रय देना, आश्रय लेना,
इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता है। और व्यक्ति धार्मिक है, अपने से श्रेष्ठ जनों का आदर करेगा और कभी भी किसी पे भरोसा करने से डर जाना चाहिए। आपको खुद को अगर संरक्षित रखना है तो हमेशा ही संशय से युक्त रहें और किसी पे भी भरोसा करने से पहले 10 बार जरूर सोच लें। धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। इस आधार पर व्यक्ति फुर्तीला है, आगे बढ़ना चाहता है, टेक्निकल विद्याओं का जानकार होता है, कला का प्रेमी होता है, संगीत प्रेमी होता है, क्षेत्रज्ञ होता है। अपने आसपास के लोगों में जितने भी लोग इसे जानते हैं उसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति के तौर पे जानने को बातें आती हैं। आगे बढ़ने पे व्यक्ति का जन्म शुक्ल योग और वणिजकरण में जन्म हुआ है। इस आधार पर शुक्ल योग ये बेहतर होता है। योग के आधार पर और नाम के आधार पर ही योग अपना फल करते हैं। शुक्ल योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति श्रेष्ठता से अपने सभी कर्मों को करने के लिए उतारू होता है। काम को लेकर के पॉजिटिव है, अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा युक्त है, मेहनत से और पॉजिटिव है। उसके बाद शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण यहाँ पे आपके दाम्पत्य को ये थोड़ा कमजोर कर सकता है, संतान उत्पत्ति में कभी कभी बाधा भी कर सकता है। शूद्र वर्ण और राक्षस होने के कारण, गण होने के कारण कई बार व्यक्ति मशाला, बाहर, श्रृंगार, जल्दबाजी, उग्र, व्यग्र, अशांत, चित्त अस्थिर और क्रोधी हो जाता है। परंतु आपका जन्म ग्रीष्म ऋतु में हुआ है तो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि करण वणिज का है। वणिज करण में जन्मे होने के कारण अगर भविष्य में कभी अपना खुद का व्यवसाय भी करना हो या पति के साथ मिलकर के कोई काम करना हो तो निस्संदेह आप कर सकते हैं। ये आपके पंचांग की बात रही। अब आता हूं आपकी जन्म कुंडली के विश्लेषण पे। आइए जरा देख लेते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। ध्यान से समझिएगा, अंतिम तक देख के जाइएगा, नहीं तो अन्याय होगा। हां, पक्की बात है। लग्न बना कर्क का और यह सर्वाधिक श्रेष्ठतम लग्नों में से एक होता है। ये इसलिए श्रेष्ठ होता है क्योंकि लग्न में ही यहां गुरु की उच्च राशि का, चतुर्थ में ही शनि की उच्च राशि का, सप्तम में ही मंगल के उच्च राशि का, दसम में सूर्य के उच्च राशि का। तो जरा गौर करिए, तो जातिका है कैसी? लग्न में गुरु उच्च के, दशम में सूर्य उच्च के, सप्तम में मंगल उच्च के। 3 ग्रह तो ऐसे ही उच्च के हो गए। त्रिकोण में वृश्चिक राशि का अधिपति उच्च का, त्रिकोण में शुक्र उच्च के हो रहे हैं। और देखिए शनि बाहर जा रहे हैं, राहु वृषभ राशि का और केतु भी उच्च का। ये सारे ग्रह उच्च के ही क्रमशः बैठे हैं। अब आपको जन्म कुंडली में लग्न पे लेके आता हूं। कर्क लग्न के लोग कैसे होंगे तो जरा गौर करिए। पहले इनके विचार को समझते हैं। ये मूलतया कहां की राशि है? कर्क लग्न की कुंडली अगर बने तो व्यक्ति की कुंडली को यह कहना चाहिए कि व्यक्ति की कुंडली मूलतया, अगर काल पुरुष की कुंडली को विचार करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली चतुर्थ भाव में बनती है। यानी कि सुख का जो भाव है, सुख की जो राशि बनती है, हृदय क्षेत्र का जो क्षेत्र बनता है, वो ग्रह लग्न में ही बैठा। और लग्नेश कहीं भी बैठे कुंडली को कमजोर नहीं करते हैं, दरअसल उस भाव को और ज्यादा वो बलवान ही कर देते हैं। पर अगर वो पापक ग्रहों के प्रभाव में आ जाएं तो वो कमजोर हो जाते हैं। तो जरा गौर करिए, तो लग्न में ही गुरु उच्च के बैठे हैं, मतलब व्यक्ति श्रेष्ठ है, उपकारी है, यशस्वी है, गुणकारी है, अपने से गुरुजनों और बड़े जनों का आदर करने वाला है और इमोशनल है, क्योंकि चतुर्थ भाव से माता का विचार किया जाता है, व्यक्ति वात्सल्य से युक्त होगा। अब लग्नेश के ऊपर आते हैं, दृष्टि डालते हैं कि वो कैसे हैं। 3 ही स्थिति होती है, गौर करिएगा। एक, लग्न का अधिपति छठे में बैठ जाए तो व्यक्ति को प्रतियोगिता देता है और व्यक्ति हर बार जूझ करके खड़ा होता है। परिस्थितियां प्रतिकूल होने का नाम छोड़ती नहीं और व्यक्ति अनुकूल करने से हटता नहीं। लग्न के अधिपति अष्टम में बैठ जाए, व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करता है और व्यक्ति परिस्थिति किसी दूसरे तरीके से प्रभावित नहीं होती है, पर व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके अनुकूल नहीं रहता है। तो अपने स्वास्थ्य का रेगुलर जांच आवश्यक है, क्योंकि यहां वो कुंभ की राशि बन रही है। व्यक्ति यहां से भी दार्शनिक और कर्क लग्न के होने के कारण व्यक्ति इमोशनल बहुत ज्यादा है। तो किसी भी निर्णय को लेने से पहले, बहुत ज्यादा सोचने से पहले अपने आप को
ईश्वर के निकट ले जाकर के स्थापित कर दीजिए और सोच के देखिए कि आप कितने सही सोच रहे हैं। तो लग्न के अधिपति अष्टम, लग्न में मंगल का प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा धनिष्ठा में बैठा ना, यानी कि व्यक्ति कैसा हुआ, स्वभाव जो तय होता है वो लग्न और चंद्रमा से और सूर्य से तय होता है और लग्न के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों से। तो लग्न के ऊपर मंगल, मंगल है कहां के अधिपति, तो यानी कि गौर करिए व्यक्ति कितना ज्ञानी होगा। ज्ञान भाव का अधिपति उच्च का है और उसकी दृष्टि पड़ी लग्न पे, जहां उच्च के गुरु खुद विराज रहे हैं पुष्य नक्षत्र, नक्षत्रों के राजा में। तो आपको पता है पूजा जी आप कितने श्रेष्ठ होने वाले हैं। अद्भुत है ये, क्योंकि कमजोरी थोड़ी यहां से मिल रही है कि लग्न का अधिपति अष्टम में विराज रहे हैं। ये ठीक नहीं होता। अब योग कहते हैं इसे। जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल होती रहेंगी और आपको पहचानने में उससे दिक्कत होती रहती है। स्वास्थ्य का ख्याल, सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट और हड्डी, खास करके घुटने से संबंधित जो ऊपर का उसका टोपी होता है घुटने में, वो दर्द करता है ठंड के दिन में, या कभी भी शनि की दशा चले तो, चंद्रमा की स्थिति चले तो ये चीजें बनती हैं। पेट का ख्याल और रक्त के बहने का ख्याल, रक्त का ख्याल, घुटना, पेट और सर्दी, शीत जनित बीमारियां, क्योंकि चंद्रमा है वो देगा, पापक पहले से बना हुआ है ना, इस वजह से। पर लग्न के अधिपति अगर 12 में चले जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को छितरा देते हैं। व्यक्ति अपने आप को इकट्ठा कर ही नहीं पाता है। अवयोग में बहुत ज्यादा वो जीवन, एक बात में अगर कहूं तो सामान्यतया मेरे गुरुजी कहा करते थे अभागा होता है। हाँ, उसको मुश्किल उसके कभी पीछे छोड़ने वाले नहीं होते हैं। अगर बाकी की स्थितियां अगर कुंडली में अच्छी रही तो अवयोग का प्रभाव कम हो जाता है। मतलब अगर व्यक्ति की कुंडली में अभागेपन का दोष लग रहा हो और अगर कुंडली में प्रभाव अन्य ग्रहों का अच्छा हो, लग्न पे मतलब किसी अच्छे मजबूत ग्रह का प्रभाव हो, तो उसके अभागेपन से छुटकारा मिल जाती है। क्लियर है? कई बार आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं ये बोलता हूं, बिल्कुल ब्लंट बोल देता हूं ना, तो इस वजह से आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। पर मैं वो नहीं हूं जो छुप छुपा करके बात करता, जो है सो क्लियर है। पर आपकी कुंडली में अष्टम का है, स्वास्थ्य ख्याल रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का। दूसरी स्थिति बताता हूं। लग्न पे प्रभाव मंगल का, जो ज्ञान का अधिपति और दशम का अधिपति है। व्यक्ति स्वाभिमान से युक्त होगा, स्वाभिमानी होगा, ईगो भी रखेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य लग्न से केंद्र में आ रहे हैं और उच्च के हैं दशम स्थान में। दशम स्थान के सूर्य बुध के साथ बैठे। अब जरा गौर करिए तो वो कहां के अधिपति के साथ बैठे हैं? 12वें भाव के अधिपति के साथ। तो जन्म कुंडली के केंद्र में, और वो भी दशम स्थान जो कि सबसे मजबूत स्थान होता है, वहां पे 12वें भाव का अधिपति आकर के बैठेगा तो क्या इशारा कर रहा है? यहां से भी उठ करके विदेश भाव में गया, ये भी कहीं ना कहीं विदेश सेटल का भाव होता है, परमानेंट। तो व्यक्ति बाहर से संबंध बना करके कोई काम करे, अपने जन्म स्थान से दूर जाइए। तो जन्म स्थान से दूर जाइए, लेकिन किस दिशा में? तो आपको जाना चाहिए पूर्व दिशा में। अपने औरंगाबाद से पूर्व दिशा की तरफ अगर आप जाने का प्रयास करते हैं तो यह अच्छी बात होगी, और यह बहुत अच्छी बात होगी। पूर्व दिशा या फिर पश्चिम दिशा भी जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक दिशा चुन लीजिए, उधर ही अपने कर्म को क्षेत्र बनाने का प्रयास करिए। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद लग्न में गुरु, ये श्रेष्ठ, क्योंकि यहां का अधिपति शनि। एक बात और बताता हूं, चलित चक्र में अगर ग्रहों की स्थितियों को बता दूं तो जन्म कुंडली में जो यहां ग्रह दिख रहे हैं शनि, वो मूलतः एकादशवें के बैठे हैं, फल वहां के कर रहे हैं। राहु दशम स्थान के, शुक्र यहीं के बैठे हैं, चंद्रमा सप्तम में आते हुए दिख रहे हैं और मंगल छठे में जाते, मतलब ग्रह की स्थितियां बदल रही हैं। इसके आधार पर यहीं पे फल बता देता हूं। शनि को 12वें भाव में कारकत्व की प्राप्ति होती है, पर अगर वो एकादशवें में बैठेंगे फिर भी वो संपूर्ण फल को देने वाले ही होंगे, पर थोड़े विलंब से, क्योंकि लाभ को वो अब प्रभावित करेंगे। पर राशि उनके मित्र की बन रही है, इस वजह से वो सकारात्मक ही परिणाम देने वाले बनेंगे। राहु, सूर्य और बुध, ये चलित चक्र का मैं फल कर रहा हूं। राहु, सूर्य और बुध जब एक साथ बैठेंगे, व्यक्ति को सामाजिक स्तर पे बेहतरीन बनाएंगे, आसपास के लोगों में प्रतिष्ठित होगा, प्रतिष्ठा का पात्र होता है, उसकी पहचान अच्छे लोगों से होती है और व्यक्ति बब्बर होता है, मेहनत करने वाला। लड़ाई झगड़े भी अगर करने की कभी बात आती है तो थोड़ा पीछे तो हटता है, पर कुंडली में ग्रह की स्थिति ऐसी है, क्योंकि मंगल का प्रभाव, गुरु का उच्च का होना, सूर्य का उच्च का होना,
भाग्य भाव में शुक्र का उच्च का होना, अधिकतर सारे के सारे बहुत जो महत्वपूर्ण ग्रह इस कुंडली में होते हैं वो उच्च के होकर के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति पराक्रम से युक्त होगा, श्रेष्ठ होगा, मति बुद्धि अच्छी होगी, उपकारी होगा, संत का, बड़े जनों का, गुरुजनों का और हित मित्र का संरक्षक होता है। क्लियर है ये बात? अब जरा जन्म कुंडली में, ये तो चरित कुंडली की बात रही, अब एक एक ग्रहों को लेके आता हूं। तो सबसे पहले सूर्य की बात करूंगा। आपकी कुंडली के लिए सूर्य लग्न में उच्च के हो रहे हैं और बनते हैं वो धन भाव के अधिपति। अब एक बात बताता हूं, धन का अधिपति जो कि पैतृक संपत्ति भी होती है, यहां से पिता के साथ संबंध और पिता के पैतृक धन का विचार किया जाता है। इस धन का सुख, गौर करिएगा, इस धन का सुख कहां मिला? चौथे भाव से। और ये धन के खर्च होने का भी भाव होता है। और धन के आगमन की बात अगर करते हैं तो यहां जब इस भाव को दृष्टि देखेंगे तो कभी भी सिर्फ धन भाव को देख करके जो धन का फैसला किया उसने गलत फलादेश किया है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि धन को देखिए तो लाभ को देखिए, पंचम को देखिए और एक बार सप्तम पे भी दृष्टि डाल ही लेनी चाहिए क्योंकि ये इनकम लाता है। तो धन का अधिपति उच्च का, ठीक है, ये अच्छी बात है। जाकर के उच्च का हुआ कहां? केंद्र के सर्वोच्च बली स्थान में, मजबूत भाव। तो लग्न का अधिपति अष्टम में गया, अपने आप को कमजोर किया। तो इस वजह से व्यक्ति को चीजें मिलेंगी कम नहीं पर देर से मिलेंगी। क्यों? क्योंकि शनि 12 में है। और शुक्र की स्थिति देखिए, पराक्रम भाव पे देख रहे हैं, शुक्र यहां उच्च का हुआ है उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में, जो कि बाहर जा रहा है। इस कुंडली में वो मारक होता है। इस वजह से भाग्य को लाभ में प्राप्त करने के लिए और भाग्य में धन को प्राप्त करने के लिए भाग्य का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो थोड़ा कमेगा, क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव मित्र के नक्षत्र में है पर मारक ग्रह के नक्षत्र में होता है। इस वजह से शुक्र वहां पे थोड़े कम, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़े कम परिणाम देंगे, अपनी दशाओं में ही देंगे, रेगुलर नहीं। ये बात वहां पे और आऊंगा तो उसका एक पक्ष और बताऊंगा। पर ये धन भाव को लेकर के जब भाग्य को गौर करते हैं तो ये निर्णय आता है। उसके बाद धन का अधिपति अपने भाव से पंचम नवम के संबंध में है। गिन के देखिए, 1 2 3 4 5, नवम पंचम के संबंध में, मतलब धन का अधिपति गया अच्छे भाव में, उच्च का हो गया, ये अच्छी बात है। धन को देख रहे हैं तो लग्न को देखिए, क्योंकि धन का कारक गुरु लग्न के धन के कारक होते हैं ना, और वो भी कारक भी उच्च का है। नक्षत्र भी बेहतर ही लिया है पर समता का नक्षत्र है, पर जिस राशि में बैठा है उस राशि के अधिपति से मित्रता में नहीं जा रहा है, इस वजह से वो थोड़े कमजोर हो रहे हैं। मतलब सामान्यतया अगर देखता हूं तो 70 से 75% से व्यक्ति के पास धन होंगे, क्योंकि यहां राहु बैठा है तो व्यक्ति कई क्षेत्रों से धन कमा भी सकता है। उस गुरु की 5वीं दृष्टि यहां मित्र की पड़ी और धन का सुख, धन के सुख की, धन से कितना सुख भोगेगा, तो यहां का अधिपति उच्च का और उसकी दृष्टि लग्न पे। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर पंचम भाव को देखते हो तो उस पे उच्च के गुरु की दृष्टि, धन भाव के अधिपति उच्च के, पंचम भाव के अधिपति उच्च के, लाभ में राहु बैठा है उच्च का और शुक्र भी उच्च के। ये स्थितियां कहीं ना कहीं पक्ष में आती हुई देखी जा रही हैं। कमजोर कहां से? शुक्र का नक्षत्र कमजोर होना, क्योंकि उसने मारक नक्षत्र धारण किया है, और चंद्रमा थोड़े कमजोर। इस वजह से वो धन को अपने निगेटिव पक्ष में लेते जा रहे हैं। अब जरा गौर करिए तो एक तरफ शनि बैठे हैं और यहां पे बुध की राशि बनी है, व्यय भाव में बुध की राशि बनी। धन का व्यय कैसा? तो धन का व्यय उच्च के सूर्य के साथ बैठने के कारण और कर्क लग्न की कुंडली होने के कारण व्यक्ति इमोशनली ब्लैकमेल होता है, इमोशन से युक्त होता है तो धन खर्च कर देता है। हाँ, तो धन को खर्च करने से पहले जरा गौर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग आपका लाभ ले लें, हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा। सूर्य के बाद अब चंद्रमा की बात करूंगा। सूर्य को यहीं पे देख लेता हूं। तो सूर्य यहां बनते हैं सप्तम के अधिपति, यहां बनते थे वो धन के अधिपति, पर यहां वो सप्तम के अधिपति, यानी कि वहां भी वो मारक ही बनते थे। कहीं ना कहीं अपनी दशाओं में वो कमजोरी करेंगे, कई बार कैरियर को वो कमजोर करेंगे और अनस्टैब्लिश भी कराएंगे। पर दशम स्थान में उच्च के हुए हैं तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों से लाभ ले सकता है, उच्च पदस्थ अधिकारी बन सकता है, सरकार से लाभ ले सकता है, टेक्निकल क्षेत्रों में जा सकता है क्योंकि मंगल भी है, और टेक्निकल क्षेत्रों का योग यहां पे बनता है क्योंकि मंगल इन सब चीजों का होता है, प्रभाव देता है। मंगल भी उच्च के, सूर्य भी उच्च के, गुरु भी उच्च के, व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में जाने का लाभ 100% मिलने वाला है। यहां पे उसकी राशि में केतु बैठ गए और सूर्य कहां बैठे जन्म कुंडली में जाकर के? छठे भाव में। तो पति का जो क्षेत्र बन रहा है
यहाँ पे सप्तम भाव में बना ना, अब यहाँ पे वो नवमांश में पति का क्षेत्र बन गया, तो पति के भाव में केतु, स्वास्थ्य कमजोर और हड्डियों का रोग, नेत्र की बीमारी क्रमशः बाएं पति को हो सकती हैं। दाम्पत्य को एस्टैब्लिश करना है तो बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके, क्योंकि सप्तम में उच्च के मंगल हैं, गुरु भी उच्च के हैं और सूर्य भी उच्च का है। आपके ऊपर उग्रता का प्रभाव ज्यादातर नजदीकी से देखा जा सकता है, क्योंकि लग्न में मंगल का नक्षत्र बनना, लग्न चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में जाना, और ये स्थितियां कि लग्न पे अगर देखिए तो प्रभाव उग्र ग्रहों का ज्यादा है और व्यक्ति बहुत ज्यादा सत्यवादी भी है। पंचम भाव स्वभाव का भाव होता है, यहां पे पापग्रह की राशि बन गई। लग्न से केंद्र में आ रहे हैं तो यहां भी व्यक्ति कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और प्रेम भी करने वाला है, क्योंकि मंगल है व्यग्रता, वो इंतजार करने ही नहीं देता है। सामने से अगर कोई पुरुष प्रेमी दिख जाए तो व्यक्ति आपा खो बैठता है। हां, तो जरा गौर करिएगा, इस बात पे नियंत्रण की आवश्यकता है। क्यों बताता हूं ये बात? क्योंकि चतुर्थ भाव खाली है और यहां का अधिपति उच्च का है, इस वजह से व्यक्ति सुख तुरंत भोगना चाहता है। तो चतुर्थ का अधिपति सुख में जाकर के उच्च का हुआ है, मतलब व्यक्ति के जीवन में और व्यक्ति के भाग्य में सुख मिलेगा हर तरीके का, पर उतावलापन बर्दाश्त नहीं होगा। आवेग से युक्त होकर के कोई भी काम करेंगे, नुकसान संभव है। और पंचम भाव का अधिपति अगर गुरु से दृष्ट हो, गुरु और पंचम का संबंध बनता हो, तो कई बार व्यक्ति को संतान उत्पत्ति से पहले समस्याएं भी होते देखी गई हैं। हां, क्योंकि राहु केतु का भी तो प्रभाव है ना, ये बात बनती है। इस वजह से ये बात कि कुंडली मिला करके और मैच करके अच्छे तरीके से देखा जाए। नवमांश में यहां पे इसका अधिपति छठे में जा रहा है, इस वजह से ये सोचने को मजबूर करता है कि नहीं, व्यक्ति के दाम्पत्य को फ्लरिश करने से पहले उसे मजबूती देने की आवश्यकता होगी, जो कुंडली मिला करके करने से मिल सकती है। अब चंद्रमा को बताता हूं। चंद्रमा लग्न का अधिपति अष्टम में बैठा, स्वास्थ्य को कमजोर, व्यक्ति के मन स्थिति को कमजोर, चंचल करेगा, मन विकार से युक्त होगा और मुक्त नहीं होगा। जब भी व्यक्ति पूजा करने बैठेगा तो मन भागेगा, पतंग की तरह उसकी डोर ऐसी हो जाएगी जो छूटते ही जाती है और मन अशांत सा हो जाता है। तो इस बात पे गौर करने की आवश्यकता है कि मन का रोग और मन का योग, ये दोनों को संतुलित करके चलना है। चंद्रमा किसी से भी दृष्ट नहीं है, कोई भी ग्रह इन्हें देख नहीं रहा है। तो जरा गौर करिए, तो जन्म कुंडली में चंद्रमा अकेला मंगल के नक्षत्र में, मतलब व्यक्ति एक ही चीज से प्रभावित है, उग्रता, व्यग्रता और क्रोध से युक्त ना हो। हालांकि आप चंद्रमा से प्रभावित हैं और मंगल से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति इंतजार नहीं कर सकता है। यह बात चंद्रमा की क्लियर हो गई। चंद्रमा अकेला अष्टम में बैठा, एक तरफ मंगल दूसरे तरफ शुक्र, मतलब उसका कोई भी ऐसा दोष पैदा नहीं होना, और पीछे भी उच्च का ग्रह, आगे भी उच्च का ग्रह, मतलब वो सुरक्षित है और महसूस भी कर रहा है अपने आप को ठीक। अब जरा गौर करिए, तो चंद्रमा को कभी भी देखना चाहिए तो सूर्य को और गुरु को अवश्य देख लेना चाहिए। चंद्रमा से गुरु का षडाष्टक में जाना, ये व्यक्ति को ये इशारा करता है कि व्यक्ति फूला ना समाए। ऐसा ना हो कि मेरे कुंडली में सब कुछ है तो मैं कुछ भी ना करूं, ना, मेहनत करना ही होगा, क्योंकि लग्न के अधिपति अष्टम में बैठे हैं और गुरु के साथ उनका किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं बन रहा है। क्योंकि देखिए, चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में और गुरु शनि के नक्षत्र में, और गुरु की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पड़ जाती और चंद्रमा के साथ वो अगर केंद्र में हो जाते तो ये अच्छी बात है, पर नौमांश में जरा आकर के देखिए तो गुरु और चंद्रमा यहां व्ययात्मक है, ये ठीक नहीं होता है। इस वजह से मेहनत ही करना होगा और भाग्य को कमजोर करने से बचा लेना होगा। इस चंद्रमा की दृष्टि यहां देखते हैं तो छठे भाव का अधिपति भाग्य में बैठा नीचाभिलाषी हो रहा है। बैठा किसके साथ है? शुक्र और शनि के साथ। जहां शुक्र स्वराशि के और शनि उच्च के, पर चंद्रमा वहां पे अपने आप को कमजोर करेगा। इस वजह से कभी कभी भाग्य में अवरोध भी पैदा करेगा। कारण क्योंकि वो दो स्थान का अधिपति है ना, और वहां पे एक मारक ग्रह भी बैठ गया। इस वजह से कि यहां पे छठे का अधिपति भाग्य में जा रहा है, नीच की तरफ बढ़ रहा है, गुरु से 12वें जा रहा है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि चंद्रमा यहाँ पे लग्न के अधिपति तो होते थे, पर यहाँ पे वो कमजोर बन रहे हैं। इस वजह से भाग्य को भी अवरोध में लाएंगे और व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी कमजोर करेंगे। इस वजह से भाग्य की आराधना जरूरी है। देवी दुर्गा की उपासना और ठाकुर जी की उपासना आवश्यक है। मंगल की बात करूं, मंगल योग कारक, पंचम के अधिपति और दशम के अधिपति, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं। यानी कि पहले तो दोनों भावों का लाभ मिलेगा।
क्योंकि ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं इस कुंडली में। सप्तम में बैठ करके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि व्यक्ति की कुंडली को अगर ठीक से समझते हैं तो कहीं ना कहीं धन का भी लाभ होगा, और धन का सुख मिलने वाला है, पैतृक संपत्ति का लाभ, पिता का लाभ है। पिता भी श्रेष्ठ पदों पे होंगे क्योंकि उच्च के बैठे हैं दसम स्थान में, पिता भी अच्छे होंगे और धनाढ्य वर्ग के होंगे व्यक्ति। और व्यक्ति धन का गुमान ना करे तो ज्यादा बेटर है, गुमान ना करिएगा और घमंड से युक्त मत होइएगा। अपने आप को जितना ज्यादा हो सके विनम्र बना करके रखिए, क्योंकि गुरु यही इशारा कर रहे हैं। पर उसमें उग्रता, व्यग्रता और उसको नेगेटिव ले जाने के लिए लग्न के अधिपति अष्टम में जाकर के उसको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव अप्रोच दे रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं तो व्यक्ति को यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा युक्त और इन सब चीजों से युक्त रखेंगे। लग्न से गुरु केंद्र में आ रहे हैं, लग्न से गुरु मंगल केंद्र में आ रहे हैं, गुरु केंद्र में आ रहे हैं, ये स्थिति अद्भुत है। यहां पे चंद्रमा के बाद मंगल की बात कर रहा था, उच्च के हैं, यानी कि कैरियर भी ठीक है क्योंकि यहां पे एक ग्रह उच्च का हुआ है और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पे है। इस वजह से व्यक्ति धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर के ही आगे बढ़े, सत्कर्मी हो जाए और सत्य से युक्त आचरण करने वाला हो जाए, बिल्कुल सत्य की तरह। अब आगे बढ़ता हूं। यहां पे मंगल की स्थिति, यहां पे गुरु से वो दृष्ट हो रहे हैं जो कि भाग्य के अधिपति होकर के उच्च के हैं। गौर करिए, पंचम का अधिपति उच्च का हुआ, यह अपने आप को मजबूत कर रहा है, पर संतान उत्पत्ति के समय थोड़ी सी कष्ट की स्थितियां हो सकती हैं। इस वजह से संतान जब भी पैदा करें या संतान को लेकर के गर्भ से संबंधित समस्या जब भी हो तो उसको हल्के में ना लेंगे। क्लियर है ये बात? भाग्य के अधिपति उच्च के और साथ ही साथ वो रोग के भी अधिपति हैं, तो इस वजह से एक तो लग्नेश का छठे में जाना और रोग की राशि बन गई, रोग का अधिपति बन गया लग्न में, इस वजह से कहीं ना कहीं रोग से युक्ति है और उसका संबंध बने रहा है। पर यहां पे भाग्य के अधिपति होकर के वो उच्च के हुए हैं और पंचमेश को देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्रों में लाभ की स्थिति बन रही है। अब यहां पे मंगल को गौर करिए तो यहां मंगल बनते हैं दशम के अधिपति, यहां भी वो ठीक बन रहे थे योग कारक, यहां भी वो अच्छे बन रहे हैं, पर यहां पे उनकी स्थिति एक त्रिक भाव में जाने के कारण यहां पे पति को और पति के साथ जाने के बाद मेहनत करने की स्थिति बनेगी, क्योंकि यहां के अधिपति होकर के वो देखिए जहां बैठे हैं वो अपने मित्र की राशि में बैठे हैं। पंचम का अधिपति, अब गौर करिए ये थोड़ा क्लिष्ट होगा, पंचम का अधिपति उच्च का हुआ, पंचम का अधिपति कहां बैठा? अपने मित्र के नवांश में, मित्र के नवांश में बैठा और वो मित्र के साथ परिवर्तन में भी है। ये अत्यंत स्थिति को मजबूत करने वाली स्थितियों में व्यक्ति यशस्वी, गुणकारी, अब मैं क्या कहूं, प्रशंसा की यहां पे कमी हो जाएगी। पंचमेश अगर मित्र के नवांश में हो या अपने उच्च के नवांश में चला जाए, परिवर्तन योग बना ले, गुरु की राशि में मंगल और मंगल की राशि में गुरु, मैं उल्टा बोलता हूं, गुरु की राशि में मंगल और मंगल की राशि में गुरु, समझ गए होंगे। तो ये बात बनती है, मतलब ये क्षेत्र धन को भी रीएस्टैब्लिश करेगा और कर्म को भी मजबूती प्रदान करेगा। क्लियर है? अब बुध की बात करता हूं। बुध आपकी कुंडली में बनते हैं व्यय भाव के अधिपति, दशम में आए हैं, तो पिता को कभी कभी रक्त से और नशों से संबंधित समस्या देंगे, नेत्र से संबंधित समस्या देते हैं। नेत्र और पिता को तो चश्मा वैसे भी लग गया होगा, पर याद करिए हड्डी का रोग संभव है, बीपी वगैरह, शुगर वगैरह की समस्या ना बन पड़े, इस वजह से उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाकर के काम करिए, पश्चिम और पूर्व दिशा मैंने बताई। विवाह अगर करना होगा तो कुंभ लग्न के जातक से विवाह कर सकते हैं, विवाह अगर करना होगा तो मीन लग्न के जातक से विवाह कर सकते हैं, विवाह अगर करना होगा तो वृषभ लग्न के जातक से विवाह कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इधर ही करना है, अगर अन्य किसी के साथ अगर कुंडली बहुत अच्छे तरीके से मैच कर रही हो तो उसके साथ चले जाइएगा, फिर मेरी बातों को मत मानिएगा। हाँ, पर अगर ना मिले और ये मिल जाए और समान हो तो इन लग्नों के जातकों से विवाह कर सकते हैं। विवाह की दिशा आपकी कुंडली को देख करके पूर्व दिशा बनती है, विवाह की दिशा आपकी कुंडली को देख करके उत्तर दिशा बनती है। ये दो दिशाओं में आपकी कुंडली में विवाह की संभावना बन रही है। आपने पूछा है टेक्निकल क्षेत्रों में जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अपना खुद का कारोबार भी कर सकते हैं, पति के साथ मिलकर के कोई भी कारोबार कर सकते हैं, ये भी स्थिति बनती है। पर पैसे किसी को ना दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मंगल छठे का फल करेगा तो कहीं ना कहीं आपके पैसे को अटका देगा और ऋण लेने से बचिएगा। और अपने औकात से ज्यादा कभी भी किसी को पैसे ना तो दीजिएगा और ना किसी से लीजिएगा। क्लियर है? ये सारी बातें क्लियर। विश्वास किसी पे नहीं, पर मित्रों से लाभ है। आपके मित्र आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर भरोसा कम करिएगा, क्योंकि चंद्रमा रोग में है और वो कंफ्यूजन से युक्त है। होंगी आप सुंदर, क्योंकि शुक्र उच्च का है, कर्क लग्न की हैं, तो सुंदरता का भाव पैदा होता है। तो मैं ये प्रायः जातिकाओं को कहता हूं
भरोसा ना करें, किसी पे नहीं, और संदेह की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को देखना। एक बात बताता हूं, यहां पे एक उक्ति मुझे याद आ रही है। महिलाओं को संभलने की आवश्यकता नहीं है, महिलाओं को संभलने की आवश्यकता नहीं है। जो उनके प्रति दुर्व्यवहार होते हैं उसके लिए संभलने की आवश्यकता है तो सिर्फ पुरुषों को, सिर्फ पुरुषों को, क्योंकि स्त्रियां कभी भी कमजोर थी ही नहीं, ना वो हो सकती हैं। कमजोर तो हमेशा से पुरुष ही रहा है। इस वजह से आजकल समाज में जो गंदगी फैली है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के कारण फैली है, सिर्फ पुरुषों के कारण फैली है, उसमें रत्ती मात्र भी संशय नहीं है। हां, तो संभलना महिलाओं को नहीं है और न ही स्त्रियों को संभलना है, वो खुद ब खुद संभल जाएंगी। संभलना पुरुषों को है। अपनी दृष्टि को बचा लो और अपने आप को कमजोर मत करो, तो समाज बैलेंस में आ जाएगा। दरअसल संभलना हमेशा से पुरुषों को रहा है, पर दरअसल उसने हर बार दोष स्त्रियों को दिया है। यह भ्रष्टता है समाज की। अब बुध को नवमांस में देख लेते हैं। तो बुध यहां देखिए अष्टम का अधिपति, और उसकी दूसरी राशि जन्म कुंडली में यहां वो कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि उसकी यहां बन रही है। यहां का अधिपति होकर के दशम में आया है। मैंने बात क्या कही थी कि कैरियर में थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी। क्यों? क्योंकि अष्टम का अधिपति लग्न में आ रहा है। और यहां पे जरा गौर करके देखिए तो ये जो स्थिति बन रही है वो कैसी बन रही है। मतलब अष्टम का अधिपति लग्न दशम में आ रहा है और यहां का अधिपति मंगल अपने भाव से पंचमस्त गया। थोड़ी बहुत हेडेक होगी, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह होकर के जल तत्व की राशि में बैठा है। अगर सूर्य की राशि यहां बन रही होती तो दिक्कत नहीं होती, पर अष्टमेश के दशम में जाने के कारण, और गौर करिए तो यहां से यहां का कारक कौन होता है? सूर्य, शनि और बुध। तो यहां के अधिपति, यहां का कारक ग्रह जो है वहां पे उसकी नीच की राशि बन रही है शनि की। क्लियर है? यहां पे शनि के नीच की राशि के बनने के कारण और यहां पे अष्टम भाव में अष्टम भाव के अधिपति के बैठने के कारण, और ये दोनों ग्रह परस्पर शत्रु होते हैं। इस वजह से ये दशम भाव कहीं ना कहीं कभी कभी जब भी गुरु की दशा आए, जब भी बुध की दशा आए, जब भी मंगल की दशा आए, तो वो उसको थोड़ा कमजोर करेगा। ये बात समझने में आनी चाहिए। बुध के बाद गुरु उच्च के हैं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं। इस कुंडली में अगर देखता हूं तो षडबल में सूर्य सर्वाधिक बली आ रहे हैं और शुक्र सर्वाधिक बली आ रहे हैं। षडबल में गुरु और मंगल भी बहुत बेहतर हैं। कुंडली में कोई भी ग्रह कमजोर नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ी सी कमजोरी मैं देख रहा हूं तो वो चंद्रमा को देख रहा हूं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। गुरु की पांचवी दृष्टि जहां व्यक्ति को यशस्वी, प्रतापी और उपकारी बनाएगी, प्रेम संबंधों में पड़ने वाली बनाएगी, प्रेमी बनाएगी, और संतानोत्पत्ति में कभी कभी बाधा भी देगी। सातवीं दृष्टि यहां गुरु मंगल का शिक्षक योग। व्यक्ति अगर आगे चल करके या पति या दाम्पत्य से युक्त होकर के अगर कोई भी काम अगर व्यक्ति दोनों साथ मिलकर के करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपना खुद का काम अगर व्यक्ति करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। पर कर्क लग्न के लोगों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो इमोशनल ज्यादा होते हैं, इस वजह से उनसे व्यवसाय नहीं होता है। पर आप कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव का जो भाव है, यहाँ अनुभव एक्सपीरियंस का भाव पंचम भाव होता है। यहाँ का अधिपति लग्न को देख रहा है और लग्न में उच्च के गुरु और सूर्य उच्च के, शुक्र उच्च के, तो व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। क्लियर है? अब इस ग्रह को, गुरु को नवमांस में देखते हैं। यहां बनते हैं वो लाभ के अधिपति, दशम में आ रहे हैं। व्यक्ति काम करे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि अपनी राशि पे जा रही है, तो धन भी बचा पाएगा और धन को सदगति भी देगा। धन को खर्च करवाने के लिए व्यक्ति की कुंडली में अगर देखता हूं तो मंगल यहां बैठे हैं। व्यक्ति कर्म से युक्त होकर के धन कमाने वाला है। ऐसा कोई भी काम वो नहीं करना चाहता है जिसमें 2 रुपए लगाए और 10 रुपए कमाए। किसी को ठगना नहीं चाहता है, किसी का भला ही करना चाहता है, नुकसान नहीं करना चाहता, किसी का लाभ नहीं लेना चाहता है, किसी की परिस्थिति और विपरीत परिस्थिति का वो हास परिहास ना करे तो ज्यादा बेटर है। ये अच्छी स्थितियां बनती हैं। तो गुरु केंद्र में आ रहे हैं, लाभ के अधिपति होकर के, उनकी दूसरी राशि धन में जा रही है। धन के अधिपति आकर के परिवर्तन योग बना रहे हैं मंगल के जैसे योग कारक ग्रह के साथ। ये स्थिति ठीक है। मतलब व्यक्ति का कैरियर भी ठीक है, जीवन का लाभ चाहे कैश के रूप में हो या फिर किसी भी तरीके से हो, भौतिक रूप में व्यक्ति श्रेष्ठ पदों पे जाने वाला है और भौतिकता से युक्त जीवन जीने वाला है। मैं जो विश्लेषण करता हूं वो संपूर्ण करता हूं और हमेशा के लिए करता हूं। ऐसा नहीं कि ये टेम्पररी कर रहा हूं, ये जीवन भर के लिए बता रहा हूं। क्लियर है? अब शुक्र की बात करूंगा। उच्च का है वो ग्रह, जन्म कुंडली का सुख का अधिपति होकर के भाग्य में जाकर के उच्च का हुआ है। नक्षत्र मारक ग्रह का लिया है और वो ग्रह जाकर के 12 में बैठा है। इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी उसमें होगी, पर व्यक्ति को धार्मिक दृष्टिकोण का रखने वाला बनाएगा, श्रेष्ठ मति बुद्धि का बनाएगा, गुरुजनों का आदर करने वाला होगा,
भौतिकवादी होगा, भौतिक सुखों का प्रणेता होगा और सुंदर भी होगा। अपने से बड़े गुरुजनों का आदर व्यक्ति अगर करता चले तो उसको किसी का भी आशीर्वाद ना मिले, ऐसा संभव ही नहीं है। ये बात बनती है। शुक्र को यहां देखिए तो यहां वो अपनी राशि के जा रहे हैं। यहां पे उनकी राशि बनती थी सुख में और उनकी दूसरी राशि बनती थी लाभ में, यानी कि लाभ और सुख इनका संबंध उच्च के होने के कारण, उच्च में बैठे ना, और वो भी त्रिकोण में। और यहां गौर करिए तो उनकी उच्च की राशि धन भाव में बन रही है और धन में उच्च की राशि बनी जहां परिवर्तन योग लगा गुरु और मंगल का, और यहां उसकी उच्च राशि धन भाव में बनी, यहां भाग्य भाव में वो खुद उच्च की राशि में बैठा था, गौर करिएगा ध्यान से। और यहां वो शनि की उच्च राशि में बैठा, उसकी अपनी राशि है, पर रोगेश के साथ बैठ जाने के कारण थोड़ी सी उसको यहां पे जहां पे लाभ बस माइनर थोड़ा कभी कभी लाभ भाग्य का कम मिलेगा, हाँ, पर वो लाभ देगा जरूर और व्यक्ति को धार्मिक वर्गोत्तम हो जाएगा ना ग्रह, क्योंकि यहां भी भाव उसी को पकड़ा है और यहां भी उसी भाव में बैठा है। तो यह स्थिति व्यक्ति के भाग्य का लाभ, पूर्वजों का लाभ, पूर्वजों का आशीर्वाद, और व्यक्ति उच्च शिक्षा की तरफ अगर बढ़ना चाहता है तो जिस भी क्षेत्र में है वो उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ सकता है। क्लियर है? लाभ मिलेगा भाग्य का हर समय, और कोई जरूरी नहीं है कि शुक्र जब आएंगे तो आपको कैश पेमेंट कराएंगे या कैश रोकड़ा बरसाएंगे ना, वो कुछ भी करा सकते हैं हर तरीके का। जब भी शुक्र की दशा चले, जब भी गुरु की दशा चले तो व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में लाभ होगा, भवन निर्माण करेगा, अच्छी गाड़ियों का मालिक हो जाएगा, पति से लाभ मिलेगा, पति का सुख मिलेगा, स्थान परिवर्तन के योग बन जाएंगे, व्यक्ति श्रेष्ठ जगहों पे पद स्थापित हो जाएगा, उसकी प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, नौकरी में कई गुना लाभ हो जाएगा। ये सब भी लाभ के ही क्षेत्र में आते हैं। तो ये बात है शनि की बात। इस कुंडली में शनि मारक हो जाते हैं और सप्तम भाव के अधिपति होकर के 12 में बैठे हैं, और यहां पे मंगल बैठा है। इस वजह से बार बार कहता हूं कुंडली मिलाकर के विवाह करना है, पर वो मित्र की राशि में गए हैं, पर वस्तुतः वो मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं प्रेम को प्रभावित करेंगे। उनकी तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली के शत्रु के घर पे पड़ रही है। इस कुंडली के लिए शनि कमजोर हो रहे हैं हर तरीके से, क्योंकि यहां शत्रु को देखेंगे तो व्यक्ति के धन को भी उतावलेपन से युक्त दे देंगे, और व्यक्ति कई बार पैसे रख करके भी खर्च नहीं करेगा और सामने वाले की नजर में अपने आप को कंजूस साबित कर देगा। हाँ, पर नेत्रों की समस्या भी बनती है, मांसपेशियों की समस्या भी बनती है। शनि की 7वीं दृष्टि यहां, तो यहां पे रोग देगा अपनी दशाओं में, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, इलाज न करने की स्थिति। व्यक्ति इलाज नहीं करा सकता है, बैठा रहेगा पर कराएगा नहीं, पैसे भी होंगे पर जाना नहीं चाहेगा, आलस्य करेगा अपने कामों में, रात रात भर जाग करके काम करेगा। और प्रेम संबंधों में कभी कभी विकटता भी आती है। कई बार व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो उसको मिलता ही नहीं है, यह भी बात है। हाँ, तो यहां पे 7वीं और उसके बाद 8, 9, 10 यहां भाग्य को देख रहा है। यहां का अधिपति उच्च का और यहां पे एक उच्च का ग्रह है, पर अपने नक्षत्र के को देखेगा। इस वजह से शनि यहां पे थोड़े सामान्य फल देने वाले हो जाएंगे। जो शुक्र अपने प्रभाव को कमजोर कर रहा था मारक राशि के या मारक ग्रह के नक्षत्र में बैठने के कारण, इस वजह से गुरु की दृष्टि मिल जाने से उसको फ्लरिशमेंट मिल जाएगी और शनि वापस देख लेगा तो भाग्य को लाभ में भी ले जाने वाली स्थितियों में चला जाएगा। मतलब ये बात है कि व्यक्ति अगर अपने नक्षत्र को देख रहा है, अगर उसके नक्षत्र को वो कहीं से भी देखेगा तो लाभ तो करेगा, क्योंकि वो मित्र को देख रहा है ना, मित्र वहां खुद बैठा हुआ है और उच्च के ग्रह को देख रहा है, अपने समता के साथ बैठा हुआ है वो, क्योंकि जिस राशि को देख रहा है उस राशि के अधिपति के साथ देखिए उसकी निकटता ही जा रही है। इस वजह से ये चीजें 12वें भाव में वैसे भी वो कारक होते हैं, अकेले होते तो धन को खर्च करते हैं कभी कभी व्यक्ति के पीछे, और व्यक्ति के लिए गार्जियन को और पिता को पैसे देने पड़ते हैं, खर्च पढ़ाइयों में बनता है। शनि की बात ये रही। अब यहां पे शनि को देखिए तो यहां पे वो लग्न के अधिपति उच्च के हो रहे हैं, ये ठीक है। व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर करके सामने आएगा और व्यक्ति न्यायिक होगा, गलत चीजों का पक्ष न ले, गलत चीजों और गलत लोगों की संगति में ना पड़े, हमेशा श्रेष्ठ लोगों के साथ रहे, उठक बैठक अच्छे लोगों के साथ करता रहे, प्रेम भी करे तो अच्छे लोगों से। क्लियर है? ये शनि के बाद राहु यहां लाभ में उच्च के हुए तो लाभ करिए। अगर कभी कभी शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि में भी अगर काम करने की स्थिति बनती हो तो बिल्कुल बना सकते हैं, पर औकात से ज्यादा नहीं, अपनी जितनी हिम्मत है उससे ज्यादा नहीं। 5वीं दृष्टि यहां पराक्रम करवाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा होगा, क्योंकि छोटे भाई बहन भी खुद न खुद कार्मिक हैं और वो भी आपके भरोसे नहीं है और ना आप उनके भरोसे होंगे, स्वतंत्र संबंध रहने वाला है। यहां पे राहु केतु का प्रभाव है, इस वजह से संतान उत्पत्ति और प्रेम कभी कभी चाह करके भी नहीं मिलता है। 7वीं के बाद 9वीं यहां मंगल बैठा है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान करेगा। दाम्पत्य में जब भी राहु की दशा आएगी, जब भी मंगल की दशा आएगी तो ये स्थितियां कमजोर करेंगी। शनि की दशा, मंगल की दशा, राहु की दशा दाम्पत्य और डेली बेसिस के इनकम को कमजोर करने वाली होंगी। क्लियर है?
गुरु की दशा इस कुंडली के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ अच्छी रहने वाली है। सूर्य की दशा इस कुंडली के लिए कैरियर को अप्रोच करेगी। शुक्र की दशा भाग्य की वृद्धि और धार्मिक कृत्य कराने वाली होगी। बुध की दशा कर्म और विदेश और यात्रा में लाभ देने वाली होगी। गुरु की दशा बहुत अच्छी, सूर्य की दशा बहुत अच्छी। मंगल की दशा कभी कभी उग्रता, व्यग्रता और चिंता देगी, पर वो पुत्र संतति के लाभ में कभी कभी नुकसान भी देगी। बुध अच्छे हैं, दशम स्थान में बैठे हैं। व्यक्ति अगर खुद का काम भी करना चाहता है तो कर सकता है। गुरु की स्थिति बता चुका हूं, शुक्र की स्थिति भी बता चुका हूं। शनि की स्थितियां इस कुंडली के लिए कमजोर होंगी, क्योंकि यहां वो लग्न के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को वो कभी कभी भाग्य में अवरोध भी पैदा करेंगे। अपने ग्रह अपने नेचुरल बिहेवियर को कभी छोड़ता नहीं है, तो उसके अनुसार वो काम करेगा। ये स्थिति थी। अब तो बोल बोल के थक गया मैं। कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित हूं। अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, तो राहु की दशा आपकी कुंडली के लिए 2023 के 8वें महीने तक चल रही है। और राहु आपकी कुंडली के लिए होरा में जाकर के बैठे हैं कर्क के चंद्रमा के। तो फिर भी अगर समस्या कुछ बन रही होगी तो एक लाजवर्त धारण कर लीजिए, आपकी कुंडली के लिए वो ठीक होगा। एक मोती भी धारण कर सकते हैं आप। शत्रु ग्रह का बैठा है, मैं चाहता हूं आपके मन को संतुलित किया जाए। अगर आप रत्न कोई भी पहनना चाहते हैं तो नौकरी में जब भी समस्या होगी तो सूर्य का रत्न पहन लीजिएगा। अगर दांपत्य में कभी भी समस्या होगी तो गुरु का रत्न पहन लीजिएगा। ये चीजें बनती हैं। अब तो बाकी कुछ छोड़ा नहीं, मैंने सब कुछ तो बता दिया है। दांपत्य का सुख, तो दांपत्य का सुख है, क्योंकि सुख का अधिपति अपने भाग्य में जा रहा है, उच्च के शनि के साथ बैठा है, चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के साथ बैठा है, तो ठीक है। और वहां पे अगर देखता हूं तो गुरु की दृष्टि भी है, तो ये भी ठीक है। बुध भी देख रहे हैं, ये भी ठीक है। परेशान नहीं होना है। दांपत्य का सुख बेहतर है। और विवाह के लिए मैंने जो दिशा बताई है उसका ध्यान रखिए। आपकी कुंडली में सर्वाधिक जो श्रेष्ठतम राशि बन रही है वो 4 नंबर की बन रही है। उसके बाद उसके 12 नंबर की राशि भी श्रेष्ठ बन रही है। उसके बाद 8 नंबर की राशि भी श्रेष्ठ बन रही है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से किसी अन्य कोई कुंडली के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।